बच्चों की शादी में धूम मचे और सभी पक्ष खुश हों, ये सभी माँ बाप चाहते हैं। जब आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो उसमें बच्चों की शादी और पढ़ाई को अहम लक्ष्य तो मानते ही हैं। शादी पर कितना खर्च करना चाहिए ये हम बच्चे के जन्म के साथ ही प्लान करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आखिरकार शादी में कितना खर्च हुआ ये एक स्टेटस की बात भी बन जाती है। लेकिन यहाँ हमें सवाल पूछने की जरूरत है। सवाल ये है कि क्या शादी पर खर्च का बजट और खर्च कर पाने की हमारी क्षमता होती है? क्या हम अपनी क्षमता के बाहर जाके ऐसा कुछ करते हैं? क्या शादी जैसे लक्ष्य के लिए लोन लेना सही है या नहीं? तो आज योर मनी पर हम आपके सवालों के जवाब तो देंगे ही, लेकिन साथ ही शादी जैसे अहम पड़ाव की प्लानिंग पर भी चर्चा होगी। और आज की इस पेशकश में मेरे साथ जुड़ रहे हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, स्वागत है आपका। तो हर्ष, इंडियंस को पसंद है बिग फैट वेडिंग करना, ठीक है। हम अपनी सारी कसर जो है शादी पर अक्सर निकाल देते हैं, भले ही वो एक ही सिटी में हम कर रहे हो या डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हो, लेकिन परिवार हो, दोस्त हो, सभी साथ में आए। सेलिब्रिटीज देखिए अभी जिनकी शादी हुई है, 11 रिसेप्शंस रखे गए हैं। वैसे अच्छा है, आप भी शादी कर सकते हैं धूमधाम से, लेकिन इतनी धूमधाम से भी मत कीजिए ताकि आपके बजट पर, आपके पॉकेट पर इसका असर पड़े। इसीलिए एज फाइनेंशियल प्लानर, एज फाइनेंशियल गुरु, एज फाइनेंशियल डॉक्टर्स, हमारा ये काम है कि आपको सही डोज दी जाए शादी पर अपने बजट को प्लान करने के लिए। आपके तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते होंगे जिनको शायद आप रोकते होंगे कि इतना खर्चा मत करो यार, इससे अच्छा आप इन्वेस्ट कर दो या हनीमून का बजट जो है बड़ा कर दो, लेकिन शादी पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। किस तरह की हसरतें होती हैं लोगों की अपनी शादी को लेकर, बताएं। सो कविता, अगर हम शादी की बात कर रहे हैं, एक ऐसा इवेंट है लाइफ का जिसमें इमोशंस ओवरराइड करते हैं कोई भी प्रैक्टिकल सेंस के। सो हम ये देखते हैं कि जो माँ बाप होते हैं या जो गर्ल अपने आप में होती हैं या द बॉय होते हैं, उन सबको ये होता है कि उस दिन हमको सबसे अच्छा दिखना है, ये हमारी लाइफ का बहुत बड़ा इवेंट है। और अगर हम परिवार की जगह से देखें तो वो ये डेफिनेटली है कि एक स्टेटस होता है कि आपकी एक कम्युनिटी में एक स्टेटस है। आप इससे नीचे तो कर ही नहीं सकते। और अगर आप ये इमोशंस को अगर ये पूरे इक्वेशन से हटा दें, अगर कोई भी कारण से हम किसी से भी अगर पूछें कि ये आपने किया जो किया ठीक किया, लेकिन क्या आप खुश हैं इस तरीके के खर्चे कर सो वेल अगर नॉन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कोई भी ये नहीं मानेगा कि ये खर्चा सही होता है। सब चाहते हैं कि ना जो शादी हो वो छोटे बजट में हो, दो परिवार के बीच में हो। और जितने पैसे एक्चुअली खर्च हो रहे हैं इस पूरी वेडिंग्स में, अगर आप एक सिंपल मेथोडोलॉजी लगाएं और ये देखें कि अगर इतने पैसे यहाँ खर्च करके 3-4 दिन के सेलिब्रेशंस में करें या आप उस पैसे को जमा करें उन्हीं कपल के नाम पे। हम नहीं कह रहे हैं कि आप खर्चा मत करो, है तो भी मत करिए। हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप उसे एक अपने उसी मैरिड कपल के नाम पे अगर उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पास पैसे रहेंगे तो आप देखेंगे कि पूरी जिंदगी भर उन्हें काम आएंगे। एब्सोल्युटली। सो अगर हम इन प्रैक्टिकल सेंस बात करें तो इतना खर्चा किया हुआ कभी भी नहीं जमेगा। लेकिन क्योंकि एक इवेंट ही पूरे इमोशनल कोशेंट पे डिपेंडेंट होता है, तो जहां इमोशंस आ जाते हैं वहां पे कोई डिस्कशन कर ही नहीं सकता प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर हमें रोक लगानी है और इसीलिए हम काम आते हैं। देखिए, शादी पर तो सभी की हसरतें होती हैं, सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके से अपनी शादी करनी होती है सबको, लेकिन अब उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर आप अपना खर्चा रोक सकते हैं, जिस पे आप कंट्रोल थोड़ा सा कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपनी शादी को आप एंजॉय मत कीजिए और अपने ड्रीम को आप पूरा ना करें, लेकिन कंट्रोल वे में अगर मुझे करना हो हर्ष, तो वो पहली रणनीति क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो अगर आपको महंगी शादी करनी है तो आपको उसके लिए बचत करनी शुरू कर देनी होगी, जो कि अक्सर हम देखते हैं कि जब हमें फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर सवाल आते हैं तो लोगों के गोल्स में ये होता है कि बच्चों की पढ़ाई और बच्चों की शादी, लेकिन इस सोच में भी अब बदलाव की जरूरत है। माँ बाप क्यों बच्चों की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करें? क्यों ना हम अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा दें ताकि वो खुद अपनी शादी करने के लायक हो जाए। सो वेल अगेन हम इस चीज़ की बात करें कि प्रैक्टिकल सेंस में जो आप कह रही सही है। कि क्यों शादी पे क्यों खर्चा होना चाहिए कि आप अपने आप में हम पढ़ाई करा के
बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा कर दें और फिर बाद में वो खर्चे, शादी के जो खर्चे खुद करें। लेकिन अगेन ये प्रैक्टिकल सेंस है, इसमें रियलिटी में अगर हम देखें इमोशंस आते हैं, इमोशंस आ जाते हैं, राइट? उसमें ऑब्वियसली ये नो प्रैक्टिकल पॉइंट चलता ही नहीं है। इस तक ग्रेजुएट करने में शायद बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन बचत कैसे हो फिर मुझे ये बताएं, कैसे हम बिग फैट वेडिंग को एक ब्यूटीफुल मोमेंट की तरह जिए और ना कि इतना कि भैया हमने इतना लोन ले लिया, इतना खर्चा हो गया शादी में, अब आगे की जिंदगी कैसे बिताई जाएगी? सो इसमें अगर हम बजटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कि अभी एक डेस्टिनेशन वेडिंग करने का खर्चा एक एक्स अमाउंट होता है। एक उदाहरण के तौर पे हम अगर बात करें तो मान लीजिए आपके 1 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है एक डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए, जिसमें आपने 500 गेस्ट को बुला लिए या 200 गेस्ट को बुलाए, जो भी। एक उदाहरण के तौर पे हम ले रहे हैं कि अगर 1 करोड़ रुपए का आपका खर्चा हो रहा है एक डेस्टिनेशन वेडिंग में, सारे इवेंट्स वगैरह सब मिला के, तो हम ये देखते हैं कि 1 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। और अभी जो शादी हुई थी, आप जिसने आपने 11 रिसेप्शंस की बात की, सो दीपिका और रणवीर की हम शादी की बात कर रहे हैं, सो 11 रिसेप्शंस हुए, तो उसका अगर टोटल खर्चा एक खाली एक बॉल पार्क अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हम बोलें कि मान लीजिए 1 करोड़ रुपया था, एक एग्जाम्पल, तो हम ये देखते हैं कि 1 करोड़ रुपया खर्चा किया, लेकिन किया किसने वो भी तो देखिए। वो उनकी टोटल इनकम का एक छोटा सा हिस्सा ही था। इनफैक्ट दीपिका को ये सवाल पूछा भी गया तो उन्होंने कहा था कि आपको मेरे शादी के खर्च की फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। तो देखिए, अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हो तो कैसे स्मार्टली मैं प्लान करूँ? एज ए फाइनेंशियल प्लानर मुझे ये बताएं कि हमें कैसे फिर प्लान करनी चाहिए। निवेश की हम शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन अब जैसे कि डिज़ाइनर साड़ीज, डिज़ाइनर कपड़े पहनने का सबका सपना होता है, और ऑब्वियसली सेलिब्रिटीज़ को सब लोग कॉपी करना चाहते हैं। सब्यसाची हो गए, मनीष मल्होत्रा हो गए, यहीं पर ये वो मोटे खर्चे हैं मेरे ख्याल से जहां पर सबसे ज्यादा जो है फाइनेंशियली आप पर बोझ पड़ता है। सो एग्जैक्टली, सो स्टार्टिंग वही पॉइंट से हो रहा है कि आप बजटिंग करें। सो अगर किसी ने 1 करोड़ रुपया खर्चा किया है तो ये नहीं कि आपको भी 1 करोड़ करना है। उन्होंने 1 करोड़ किया क्योंकि उनका नेटवर्थ शायद 10 करोड़ का था, राइट। सो उन्होंने 10% का किया। तो आपका जो नेटवर्थ है, आप पहले तो अगर हो सके तो बजट बनाइए कि इन पर्टिकुलर इवेंट पे मैं इससे ज़्यादा खर्चा नहीं करूंगी। सो पहला तो स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ हो जाता है, और ऑब्वियसली वो एक्सीड होगा। सो ये प्रैक्टिकल, अगेन हम शुरुआत करने की बात कर रहे हैं, सो आप एक बजट बनाएं कि आई कैन अफोर्ड सो मच। ओके, अब वो हो सकता है 50 लाख है, 25 लाख है, जो भी है, तो हम इसे इतना अफोर्ड कर रहे हैं कि हम इतने से ही करेंगे। फिर बाद में आप उसमें ऑटोमेटिक जब आप बजट पे जा रहे हैं, दैट बजट शुड नॉट बी मोर देन X% ऑफ योर नेटवर्थ, कि आपका नेटवर्थ जितना है उसके आप बजटिंग करके करें। फिर आप उसकी, आई मीन ऑब्वियसली अगर हम पहले से उससे पहले की बात करें, इवेंट से बहुत पहले की, तो ऑब्वियसली आपको सेविंग्स करनी होगी, इन्वेस्टमेंट करने, टारगेट बना के आपको उसकी तरह सेव करना शुरू कर देना चाहिए। इनफैक्ट जब बच्चे पैदा हों उस समय से आप क्यों ना शुरू कर दें, क्योंकि पढ़ाई और शादी ये तो हम मान के चलते ही हैं। तो पहले दिन से आप एक बजट बना के अलग से रखने लग जाएं। कितना लगेगा आगे जाके वो हमें अनुमान नहीं होता, लेकिन आप एक बॉल पार्क फिगर बना के उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं, और जैसे जैसे पास में आने लगे आप उसको मॉडिफिकेशंस करते रहें। एक दूसरी बात आपको करनी होगी कि अगर आप बजटिंग बना के चल रहे हैं तो आपके फिर उसमें सब बजट्स बनते हैं कि जैसे आपने कहा कि कपड़ों पे कितना खर्चा होगा, केटरिंग में कितना होगा, आपकी ना वेन्यू, ज्वेलरी वेन्यू कौन सी चूज करेंगे। सो 2 तरह के खर्चे हैं, एक है जो आप अपने आप पे कर रहे हैं, जो कपड़े ज्वेलरी वगैरह सब अपने लिए कर रहे हैं, और एक है जो गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए कर रहे हैं, जो है आपकी वेन्यू और केटरिंग वगैरह सबके। तो कई सिटीज़ में हमने देखा है, और कई कम्युनिटीज़ ने, जो लीडर्स होते हैं कम्युनिटी के अपने, जो वो प्लान करके वो कोशिश करते हैं कि हम कम्युनिटी में एक ट्रेंड बना लें कि वेस्टेज नहीं हो। सो खाने के आइटम्स ही 5 ही होंगे, आप जबरदस्ती 50 आइटम्स नहीं रखेंगे। तो ये कोशिश कई लोगों ने की है, लेकिन ये क्योंकि इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है तो कभी ये लागू हुआ ही नहीं। तो उसमें हमने सबने लिमिट बनाने की कोशिश की कि भाई 5 आइटम ही रहेंगे, तो हर आदमी, फिर एक यूनिफॉर्मिटी हो गई सबके लिए, फिर ऐसा स्टेटस की कोई बात ही नहीं बची। लेकिन ये सब लॉन्ग टर्म में फेल हुए हैं सारे। सो इशू ये है कि आप अगर बजटिंग बना ले, और वो बजट बनाइए अपने नेटवर्थ को देखते हुए, ना कि किसी और के खर्चों को देखते हुए। ऑलराइट, क्योंकि देखिए लोन लेना कोई तरीका नहीं है अपनी शादी को ग्रैंड करने का। ये मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज से आपको बचना चाहिए। एब्सोल्युटली, अगर एक चीज अगर कुछ आपको समझनी है और आगे बढ़नी है तो ये है कि आप शादी में एक्स्ट्रा वैगेंट मैरिज करने के लिए लोन डेफिनेटली नहीं ले। मतलब वो तो इलॉजिकल हो गया। पहले हम बात करें कि शादी के खर्चे किस तरह के होने चाहिए, उसको आप और बड़ा करने के लिए खुद अफोर्ड नहीं कर सकते, लोन ले रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स अ बिगेस्ट ट्रैप जिसमें आपको अवॉइड करना चाहिए, कि उसमें नहीं घुसना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए, शादी आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर है, तो इसीलिए अगर आप अपनी आगे की जिंदगी बेहतरीन और फाइनेंशियली सिक्योर और स्टेबल बिताना चाहते हैं तो अपनी शादी का खर्चा थोड़ा आपको सोच समझ कर करना चाहिए, और ऐसे भी ना करें ताकि आप फाइनेंशियली अपने आप को आगे चलकर बंधा हुआ महसूस करें। ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी है। लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं और सीधा जुड़ते हैं दर्शकों के साथ। बने रहें।
चलिए अब सीधा जुड़ेंगे दर्शकों के साथ और उदय कुमार हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार उदय जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बताइए, आपने बच्चों की पढ़ाई शादी के लिए पैसे जमा करने हैं? 40 लाख मैम। 40 लाख रुपए आपको चाहिए और 5,000 की SIP कर सकते हैं। मुझे बताइए कि आपने कोई फंड्स अपने लिए अभी तक सिलेक्ट किए हैं? जी मैम, मेरा SBI ब्लू चिप में मैं 1500 रुपये में जमा करता हूँ। हाँ। और अभी मैं मतलब हाल में ही मैंने HDFC मिड कैप में मैंने 2000 रुपये का कराया है। ऑलराइट, चलिए तो इसी में ही आपको और कौन से फंड्स शामिल करने चाहिए और पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए हर्ष? उदय, आप महीने का 5,000 रुपया जमा करना चाहते हैं इन एडिशन टू जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, और आपके जो गोल्स हैं वो मिनिमम 10 साल के आगे हैं। सो आपको घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई वगैरह के लिए जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वो मिनिमम 10 ईयर्स आपके पास हैं। सो मेरा सुझाव है कि आप इक्विटी फंड्स में निवेश करें ताकि आपको लॉन्ग टर्म में एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन और इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न मिलने की आपको गुंजाइश बनती है। सो जो 5,000 रुपये आपको निवेश करने हैं वो इन 2 फंड्स में आप डिवाइड करके करिए। 2,500 रुपये आप ICICI प्रू मल्टी कैप में, 2,500 बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी में। इसके अलावा जो आप SBI ब्लू चिप और HDFC मिड कैप में ऑलरेडी कर रहे हैं उसे बरकरार करते रहिए, और जैसे आगे जाते हुए आपको और इन्वेस्टमेंट करना होगा तो इन्हीं 4 स्कीम्स में आप उसे निवेश कर सकते हैं। आपको और दूसरी स्कीम्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऑलराइट, चलिए ये आपको एडिशन करना होगा अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद 60 यानी 7 साल के बाद अगर आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में कोई बदलाव करने हो तो आपको क्या कदम अभी से उठाने होंगे, योर मनी आपको बताएगा। लेकिन रुकते हैं ब्रेक के लिए। चलिए शो का आखिरी सवाल लेते हैं और रश्मिका मजुमदार का सवाल है वडोदरा से ईमेल के जरिए। और हर्ष, इनकी उम्र 61 साल की है, 2 लाख रुपए इनके पास हैं और उसी को ये निवेश करना चाहती हैं। कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये 2 लाख रुपए इन्हें कुछ सालों के बाद ज़रूरत होगी या इनको एक रेगुलर आय की ज़रूरत है इस निवेश से, लेकिन हमें सारे सिनेरियोज कम समय में कंसिडर करने होंगे, तो बताएं। कविता, फर्स्ट थिंग, कभी भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हाँ। आप उसको कभी भी आइसोलेशन में ना देखें, हाँ। कि हम सिर्फ 2 लाख रुपए निवेश करें तो कहाँ करूं। आप इसे अपने एक पूरे फाइनेंशियल प्लान को अलाइन करते हुए उसका एक हिस्सा बनाएं, तब आपको ज़्यादा फायदा होगा इसमें। और इसमें अगर हम बात कर रहे हैं कि कौन से टाइम पीरियड के लिए, वो एक बहुत ज़रूरी फैक्टर होता है कि आप 61 ईयर्स की हैं, आपको अभी ये पैसे रेगुलर इनकम चाहिए इनसे, कि आपको कंपाउंड करना है 5-10 ईयर्स के ऊपर, या आपको इसे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन या किसी को गिफ्ट करना है, तो उस हिसाब से प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होता है। सो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो डेट होगा, मीडियम टर्म है तो हाइब्रिड लिख सकते हैं, अगर 10 ईयर्स एंड अबव है तो आप इक्विटी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जाने बिना कोई भी एक स्पेसिफिक स्कीम या कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बताना गलत होगा। तो आपकी निवेश करने की अवधि और आपकी जोखिम उठाने की क्षमता आपको पता होनी चाहिए, और आप उन पैसों के साथ क्या करना चाहते हैं, इस पर क्लैरिटी हो तब जाके आपको एक डायरेक्ट फाइनेंशियल प्लान या कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान मिल सकता है। लेकिन रश्मिका जी, उम्मीद करते हैं कि अब थोड़ी सी क्लैरिटी आपको आ गई हो कि आपको अपने पैसों का इस्तेमाल कैसे करना है, उसी के मुताबिक आप निवेश भी कर सकते हैं। शुक्रिया शो पर आने के लिए हर्ष, और योर मनी में आज मुझे भी इजाजत दें, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ ही। नमस्कार।